Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Arun, Deepak, Vikram, Nikhil, Sanket, Priyanshu, Rahul, Shikha, Digvijay, Vikram, Vai, Sudhanshu, पवन, अभय, उषभ, आराधना, मनीष, विपिन, दीपक, प्रियांशु, आलोक, श्याम, गौरी, शिवांश, राहुल, आंचल, निखिल, पारस। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई मैंने फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट लिया था, है ना? आप लोगों का टेस्ट हुआ था फ्राइडे को, और फिर मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे को जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में जितना स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको सैटरडे और संडे, ये जो 2 दिन मिले थे, इन 2 दिनों में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक्स की जिसपे आपके स्कोर ना बना हो, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं जो फ्राइडे को टेस्ट हुआ उस टेस्ट से आपको थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा। आपको पता चला होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है ना? चलिए, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, और बहुत अच्छे से हम इस टॉपिक से फैमिलियर हैं, कैलेंडर। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बचपन से फैमिलियर हैं। भाई कैलेंडर से हम बचपन से फैमिलियर हैं। कैलेंडर चैप्टर को हम बचपन से देख रहे हैं, मतलब चैप्टर को क्या, कैलेंडर को देख रहे हैं बचपन से। और सब जानते हैं कि कैलेंडर जो है ना, उसमें कितने महीने होते हैं? सर 12 महीने होते हैं। हमारा जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में ऐसे एग्जैक्टली होता क्या है कि सिर्फ 12 महीने होते हैं एक साल में हमारे कैलेंडर में, है ना? हम जो कैलेंडर देख रहे हैं वो जो कैलेंडर है वो इंग्लिश कैलेंडर है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो हमारी लाइफ में ना 2 कैलेंडर होते हैं। हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में 2 कैलेंडर हैं जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक हिंदी कैलेंडर जो कि है पंचांग, और एक है इंग्लिश कैलेंडर जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक हिंदी कैलेंडर और एक इंग्लिश कैलेंडर, एक पंचांग, है ना? और एक हमारा नॉर्मल कैलेंडर है जो हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो पंचांग है, ये जो हिंदी कैलेंडर है, आप लोग जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं, अरे यार ये क्या स्पेलिंग लिख गई कैलेंडर की। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। जो हमारा जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है, जो पंचांग होता है, ठीक है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, पंचांग है, उसमें जो महीने होते हैं वो महीने क्या होते हैं? आपने शायद अपनी मम्मी या अपनी दादी के मुंह से सुने होंगे। चैत्र, बैसाख, आषाढ़, माह, फागुन, पूस। ठीक है, ये जो मंथ के नाम आपने सुने हैं ये हिंदी कैलेंडर में होते हैं। हमारे इंग्लिश कैलेंडर में, ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो महीनों के नाम होते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो बेसिकली हिंदी जो कैलेंडर होता है बेटा वो किस पर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है मून पर, चंद्रमा पर। जो हिंदी कैलेंडर है बेटा वो चंद्रमा पर आधारित होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सन पर आधारित होता है। समझ रहे हो? तभी तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो राशियां होती हैं वो 2 राशि होती है हमारी। एक तो हमारी जो राशि होती है वो नाम के हिसाब से होती है ना? एक तो हमारी जो राशि होती है, एक जो हमारी राशि होती है वो नाम के हिसाब से होती है, नाम के हिसाब से। ठीक है, और एक जो हमारी राशि होती है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, ये बताओ आपका नाम कौन लगता है? सर हमारा नाम पंडित जी निकालते हैं पंचांग को देखकर। हमारा नाम किससे निकाला जाता है? पंडित जी पंचांग को देख के निकालते हैं। समझ रहे हो? और जो पंचांग है वो किस पर बेस्ड है? वो मून पर बेस्ड है। इसीलिए जो नाम की राशि होती है उसको हम बोलते हैं मून साइन। उसको क्या बोलते हैं? हम मून साइन बोलते हैं ना, मून साइन। और जो हमारी
जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो इंग्लिश कैलेंडर से निकलती है, और इंग्लिश कैलेंडर किस पर बेस्ड है? सन पर बेस्ड है। इसीलिए जो हमारी डेट ऑफ बर्थ वाली राशि होती है उसको हम बोलते हैं सन साइन। तो हमारी दो राशियां होती हैं, एक नाम के हिसाब से, एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। नाम वाली राशि को मून साइन बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को सन साइन बोलते हैं। समझ गए आप ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन ये जो भी कुछ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चैत्र, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, माह, पौष, मास, फागुन। जी हाँ, ये हिंदी मंथ के नेम है ना। अब जो हमारे सिलेबस में कैलेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर हमें पढ़ना ही नहीं है। हिंदी कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर का ही क्वेश्चन आएगा, मींस ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आप ये बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं? जल्दी से बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? सर हम जानते हैं कि हमारे एक साल में होते हैं 365 दिन। हर बच्चा जानता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में होते हैं बाबू 365 दिन। हाँ जी, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में होते हैं 365 दिन। अब आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा। अब लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। और कभी कभी एक साल में होते हैं 366 दिन, कभी कभी एक साल में होते हैं 366 दिन। जब एक साल में 365 दिन होते हैं तो जो फरवरी महीना होता है वो 28 दिन का होता है। लेकिन जब एक साल में 366 दिन होते हैं तो उसमें जो फरवरी महीना होता है वो 28 की जगह 29 दिन का होता है। तो जो एक दिन होता है वो फरवरी महीने में बढ़ जाता है। और जब जिस साल में 366 दिन होते हैं उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। उस साल को हम क्या बोलते हैं? उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष, है ना, लीप वर्ष, या फिर हम बोलते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष या फिर हम बोलते हैं अधिवर्ष। तो जब एक साल में 366 दिन होते हैं तो उस ईयर को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। और जब एक साल में 365 दिन होते हैं तो उस ईयर को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। तब हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। ठीक है जी। हाँ जी, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ फरवरी के महीने में ही होता है, बाकी किसी महीने में नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, फरवरी ही 29 दिन की होती है, लीप ईयर या लीप वर्ष में। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी ईयर को देखकर आपको पता कैसे चलता है कि ये लीप वर्ष है या फिर ये साधारण वर्ष है? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2004 और एक लिखी हुई है 2002। आप पहचानोगे कैसे इन दोनों में से कौन सी लीप ईयर है, कौन सी लीप ईयर नहीं है? तो लीप ईयर पहचानने की बहुत बेसिक सी ट्रिक है, आप सभी जानते हैं। अभी तक मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो आप पहले से जानते हो। तो सारे बच्चों को पता है कि 2004 एक लीप ईयर है, 2002 एक लीप वर्ष नहीं है। क्यों? सर जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर, है ना, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, वो ईयर एक लीप ईयर होती है ना। यानी कि किसी भी वर्ष में अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो ईयर एक लीप ईयर होगी। और 2004 में जब आप 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अच्छा, 4 से भाग देने की ट्रिक क्या है? लास्ट 2 डिजिट। अगर आप आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 4 से पक्का डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड होगा, है ना। बेटा 2 में लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये एक लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने ना होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वर्ष में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी और इस वर्ष में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। बस लीप ईयर होने ना होने का मतलब इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लीप ईयर पहचानने की ट्रिक क्या है भाई? 4 से भाग दो। अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि अगर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो डेफिनेटली ये ईयर एक लीप ईयर होगी। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते हैं। जी हाँ, वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो भी मेंस लेवल तक ही कवर होगा, चिंता मत करो, है ना। तो मैं कुछ ईयर्स आपके सामने लिख रहा हूं, आप उनको डिफाइन करना कि इनमें से कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये कुछ ईयर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से ईयर लीप ईयर हैं और कौन कौन से ईयर लीप ईयर नहीं है।
कौन कौन से ईयर लीप ईयर है और कौन कौन से ईयर लीप ईयर नहीं है। हाँ जी, ये कुछ ईयर आपके सामने है, मेरे साथ की साथ लिखते जाओ बेटा। आप अलग से लिखने का कोई समय नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि कैलेंडर में वो बातें बता रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नई चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जल्दी से, नोट कर लो बेटा फटाफट से। सर 2003, 3 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 5 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 6 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 8 में 4 से भाग जाएगा, 82 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 92 में 4 से भाग जाएगा, 76 में 4 से भाग जाएगा। तो जिस जिसमें 4 से भाग जाएगा सिर्फ वही लीप ईयर है, ठीक है। यानी कि सिर्फ वही ऐसे वर्ष हैं जिनमें फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की है। सिर्फ वही वैसे वर्ष हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की है, बाकी सभी में फरवरी 28 दिन की है। इसमें भी फरवरी 28, इसमें भी 28, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो जो हमारे लीप ईयर्स हैं इनमें से वो 2004, 2008, 18, 1992 और 1776, सिर्फ यही लीप ईयर है, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर दो मेरे। मैं कुछ वर्ष और आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जैसे आपने वर्ष लिखा था 1776, ये एक लीप ईयर है ना। इसके बाद लिखो 1796, फिर आप लिखो 1800, फिर आप लिखो 1900, फिर आप लिखो 1996, फिर आप लिखो 2000, फिर आप लिखो 1500। बताओ इनमें से ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर हैं, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बेटा 76 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा लीप ईयर है, 96 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा लीप ईयर है, 96 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा लीप ईयर है। लेकिन एक बच्चा कह रहा है ये तो सारे लीप ईयर हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई ये जो 1800 है इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 1900 में भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 1500 में भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लीप ईयर नहीं है। इनमें जो फरवरी है वो 28 की ही है, 29 की नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट लीप ईयर। इनमें जो फरवरी है वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की है। तो जो 29 दिन की फरवरी है वो 1776 में है, 1796 में है ना, और 1996 में है 29 दिन की फरवरी। लेकिन 2001 लीप ईयर है और इसमें भी फरवरी 29 दिन की है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, यहां पर भी तो 4 से पूरा भाग गया है, ये लीप ईयर क्यों नहीं है। देखो इसके पीछे कारण क्या है, दीज आर सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी ईयर है, ये शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, दीज आर सेंचुरी ईयर, है ना, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष कौन सी होती है, शताब्दी वर्ष वो होती है जिसके आगे 2 जीरो होते हैं, जैसे है ना जैसे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, दीज आर सेंचुरी ईयर। और कोई भी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर कब होगी, कोई भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कब होगी, कोई भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष तब होती है जब उसमें 4 से नहीं पूरा पूरा 400 से भाग जाए। अगर पूरा पूरा 400 से भाग जा रहा है, यानी कि 400 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 है, तब जाके वो सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगी। समझ रहे हो, तो 400 से भाग जाना जरूरी है शताब्दी वर्ष के लिए, शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग जाना जरूरी है। बेटा 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग गया है, इसीलिए ये लीप ईयर है। 1900 में 400 से भाग नहीं गया, 1800 में 400 से भाग नहीं गया, 1500 में 400 से भाग नहीं गया, इसीलिए लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब ये है
लीप ईयर को पहचानने के लिए 1776 भी सेंचुरी ईयर है? नहीं बेटा, ये शताब्दी वर्ष थोड़ी है। शताब्दी वर्ष हुए जिसके आगे 2 जीरो हो, 2 जीरो। ठीक है, जैसे पहली शताब्दी वर्ष थी 100वीं वर्ष, दूसरी थी 200वीं, फिर 300वीं, फिर 400वीं, फिर 500वीं। ये 5वीं शताब्दी वर्ष थी, ये 6ठी शताब्दी वर्ष थी, ये 7वीं थी, ये 8वीं थी, ये 9वीं थी, ये 10वीं थी, फिर ये 11वीं थी, फिर ये 12वीं शताब्दी वर्ष थी, ये 13वीं थी, ये 14वीं थी, ये 15वीं थी, ये 16वीं थी, फिर ये 17वीं, ये 18वीं, और फिर ये 19वीं। और जो अभी शताब्दी वर्ष निकली है वो थी 20वीं शताब्दी वर्ष। अच्छा, जब ये 20 शताब्दी वर्ष पूरे हो गए तो कौन सी शताब्दी शुरू हो गई? 21। तो ये जो 2023वां वर्ष है, मतलब आज का जो दिन है, आज का जो दिन है वो 2023 वर्ष है। तो आप ये बता सकते हो ये जो 2023 वर्ष है ये किस किस शताब्दी का है? हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं ये बताओ। 2023 का मतलब क्या है कि हम 21वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, और 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है। 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है। 2023 का मतलब क्या है? 2023 का मतलब है दिस इज 23rd ईयर ऑफ 21st सेंचुरी। 23rd ईयर ऑफ 21st सेंचुरी मतलब 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है, क्योंकि 20वीं शताब्दी पूरी हो चुकी है 2000 को। समझ रहे हो? दीज आर सेंचुरी ईयर, बट ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है। समझ रहे हो? 2023 का मतलब ये है 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष। तो मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया है लीप ईयर को पहचानने का। तो लीप ईयर को पहचानने के लिए हमें क्या करना है? सर, लीप ईयर को पहचानने के लिए हम 4 या फिर 400 से भाग करते हैं, और 4 या 400 से भाग करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 4 से कब भाग करना है, 400 से कब भाग करना है। 400 से तब भाग करते हैं जब 2 जीरो हो, वरना हम हमेशा 4 से भाग करके ही लीप ईयर को आइडेंटिफाई करते हैं। 2080 बेटा 21वीं शताब्दी का 80वां वर्ष है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मैं कुछ ईयर्स लिखूंगा, ठीक है? आप लोग छांटना कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर नहीं है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक लीप वर्ष है? इनमें से कौन एक लीप वर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? इनमें से कौन एक लीप वर्ष है? तो क्वेश्चन नंबर 1, एंड दीज आर 4 ऑप्शंस, मतलब देर आर 4 ऑप्शंस। 1882, 1998, 1784 और 1681। ऑप्शन बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, and again there are 4 options. 1882, 1800, 1992, 1900। क्वेश्चन नंबर 3, again there are 4 options. 1300, 1400, 1500, 1600। Question number 4. Again, there are 4 options. 1323, 1333, 1343, 1352। हाँ जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, आपको लीप ईयर की पहचान करनी है। तो लीप ईयर को पहचानना मैंने सिखा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इनमें से कौन एक लीप वर्ष है। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले सबसे पहला ही कंसेप्ट ये सीखना बहुत जरूरी है कि लीप वर्ष होते क्या है ना। ये बेसिक सी चीज है, ये इस चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट है। मैं इस चैप्टर में आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा और उन 3 कंसेप्ट के बाद ये पूरा चैप्टर खत्म। ना कोई कोड याद करने की जरूरत है, ना कोई मोबाइल नंबर याद करने की जरूरत है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो 3 कंसेप्ट आपको सीखने हैं, क्योंकि बेटा ट्रिक ना बहुत जगह फेल हो जाती है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे, तब तक ट्रिक किसी काम की नहीं है ना। कैलेंडर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां ट्रिक काम कर ही नहीं सकती, कोई कोड काम कर ही नहीं सकता, है ना जी। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस हैं। अगर बेटा हफ्ते में 7 की बजाय 10 दिन हो जाए ना, तो सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी, तुम्हारे सारे कोड धरे के धरे रह जाएंगे। अगर क्वेश्चन हमारा इमेजिनरी कैलेंडर पे आ जाए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही काम करेगा, कोई ट्रिक काम नहीं कर सकती, है ना कोई। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब ट्रिक सीखेंगे, लेकिन वो जो ट्रिक होगी वो कंसेप्ट की ही ट्रिक होगी, बेसिक कंसेप्ट की। और देखो हमारी सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं, कोई ऐसे नहीं होती कि आंख बंद करके मैं कुछ भी रटने को कह दूं आपसे। हमारी सारी जो ट्रिक होती है वो बेसिक कंसेप्ट से ही निकलती हैं, है ना। हाँ जी, रट्टा हम नहीं लगवाते किसी भी चीज का। तो इनमें से कौन एक लीप ईयर है बेटा। 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 4 से भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये एक लीप ईयर है। 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा ये 400, 400 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 400 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा जाएगा। तो 1992 एक लीप ईयर है इनमें से, है ना। हाँ जी। और 1300 400 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 400 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 400 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। यहां हम 400 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दीज आर सेंचुरी ईयर, ठीक है जी। हाँ इस वीक हो जाएगा कैलेंडर, इस वीकेंड तक हो जाएगा बेटा। 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन डेफिनेटली 4 से भाग जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ कि हर जो चौथा वर्ष है वो एक लीप ईयर है, हर चौथा वर्ष लीप ईयर है। जैसे 2004 लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 2008 लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 2012 लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 2016 लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 2020 लीप ईयर है। तो बाबू हर चौथा वर्ष हमारा लीप ईयर है, हर चौथा वर्ष हमारा एक लीप ईयर है, हर चौथा वर्ष हमारा एक लीप ईयर है, हर चौथा वर्ष एक लीप ईयर है ना। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो हर चौथा वर्ष है ये लीप ईयर होता क्यों है। क्यों हर चौथे वर्ष में हमें एक दिन को बढ़ाने की जरूरत पड़ी, क्यों हमने हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ा दिया। ये बताओ हर चौथे वर्ष में हमें एक दिन एक्स्ट्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। सर जो कैलेंडर का पहला ईयर था, एक्चुअल में उस साल में 365 दिन से कुछ ज्यादा दिन थे, 365 दिन से 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, लेकिन हमने 365 दिन ही कंसीडर किए, 6 घंटे नहीं लिए। फिर सर जो कैलेंडर का दूसरा वर्ष था उसमें भी सेम यही सिचुएशन थी कि 365 दिन से 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, लेकिन फिर से हमने 365 दिन ही लिए, 6 घंटे नहीं लिए। फिर जो कैलेंडर का तीसरा वर्ष था उसमें भी 365 दिन से 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, लेकिन फिर हमने 365 दिन लिए। ऐसे ही जो कैलेंडर का चौथा वर्ष था उसमें भी 365 दिन से 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ ये हमने यहाँ पे 6 घंटे छोड़ दिए, यहां भी छोड़ दिए, यहां भी छोड़ दिए। और जैसे ही मैंने चौथे वर्ष में 365 के बाद ये 6 घंटे छोड़ने की कोशिश करी, तो जो पुराने 6-6 घंटे चले आ रहे हैं वो मिलकर पूरे 24 घंटे बना रहे हैं, यानी कि एक दिन मेरा बढ़ गया। तो हर चौथे वर्ष में ये दिन मेरा जो बड़ा है मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हर चौथे वर्ष में हमने फिर 366 दिन कंसीडर किए, है ना। हर चौथे वर्ष में हमने 366 दिन कंसीडर किए। यहां तक सबको बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया।
शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है। मुझे एक बात बताओ, है ना, ध्यान से सुनना बेटा। 1880 में, है ना, 1880 में कितने दिन है सर? फरवरी 29 दिन की है, एक दिन एक्स्ट्रा है। इसके ठीक 4 साल बाद 1884 में भी एक दिन बढ़ गया। इसके ठीक 4 साल बाद 1888 में भी एक दिन बढ़ गया। इसके ठीक 4 साल बाद 1892 में भी एक दिन बढ़ गया। इसके ठीक 4 साल बाद 1896 में भी एक दिन बढ़ गया। बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ते चले गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इसके ठीक 4 साल बाद 1900 वर्ष आई, तो 1900 वर्ष में एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पे 365 दिन क्यों लिए गए? यहाँ पे फरवरी 28 दिन की ही क्यों ली जा रही है? यहाँ पर उस दिन को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? क्योंकि 1900 बेटा एक लीप ईयर नहीं है, और फिर सीधा वो जो दिन मेरा बढ़ा है वो 1904 में बढ़ा है। तो यानी कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप है। हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप है। लेकिन यहाँ पे 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का गैप क्यों? है ना, जरूरी नहीं है कि बेटा हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप होता है। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी गैप होता है। तो बेटा ये जो 6-6 घंटे आप बता रहे हो एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं, ये 6-6 घंटे एक्स्ट्रा यहां नहीं निकल के आए 1897 में, 1898 में, 1899 में, और फिर वो 1900 में 6 घंटे मिलकर एक दिन क्यों नहीं बढ़ा रहे? यहां हम एक दिन क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये बताओ, यहां हम एक दिन क्यों नहीं बढ़ा रहे? तो देखो, मैं इसके पीछे का कारण समझाने की कोशिश करता हूं, एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली एक साल में पूरे 6 घंटे नहीं होते। एक साल में समथिंग 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं। तो कहने का मतलब है ये पूरे 24 घंटे नहीं होते, ये 23 घंटे कुछ मिनट होते हैं। ये 23 घंटे कुछ मिनट होते हैं, यानी कि ये कुछ घंटों की या कुछ मिनट की कमी होती है। और यही कमी बेटा हर चौथे वर्ष में होती है। यही कमी हर चौथे वर्ष में होती है। तो होता क्या है, जैसे ही कैलेंडर में 100 वर्ष पूरे हुए, जैसे ही कैलेंडर में 100 वर्ष पूरे हुए, तो जो कमी हर चौथे वर्ष में हो रही है 366 दिन में, तो हम वो जब 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो वो पूरा एक दिन कम हो जाता है। समझ रहे हो? पूरे के पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे कम हो जाते हैं। इसीलिए 100वीं वर्ष में वो दिन हमने नहीं बढ़ाया। इसीलिए 100वीं वर्ष में हमने वो दिन नहीं बढ़ाया। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसी बात है, तो ये बताओ 1896 के सॉरी 1996 के बाद 2000 में वो दिन क्यों बढ़ गया? सर यहां क्यों बढ़ गया? यहां पर वो कमी क्यों नहीं हुई? वो इसलिए बढ़ यहां पर इसलिए वो दिन बढ़ गया क्योंकि हमने जो 100वीं वर्ष में एक दिन की कमी करी है, वो प्रॉपर एक दिन की कमी नहीं होती, वहां पे कुछ घंटे फिर बच जाते हैं। और वो जो घंटे बचते हैं वो पूरे 400 साल में, पूरे 400 साल में दोबारा से एक दिन जोड़ देते हैं। इसीलिए वो फिर 400वीं वर्ष में वो दिन बढ़ाया गया। देखो, कहने का मतलब है आपको ये जो बात है ये समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके ऊपर से निकली है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला जो पेज है वो आउट ऑफ सिलेबस है। बस ये तो बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि कुछ बच्चों के पेट में दर्द होता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उन बच्चों को समझाने के लिए मैंने ये बातें बता दी। हालांकि ऐसा है ना, हालांकि ये सारी जो चीजें हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करती हैं। जो अर्थ हमारी घूम रही है, पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ये सारा जो टाइम है वो अर्थ की रोटेशन से डिफाइन हुआ है। ये अर्थ की रोटेशन से डिफाइन हुआ है। लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हर चौथी वर्ष एक लीप ईयर होती है, और लीप ईयर को पहचानने के लिए हम कभी 4 से भाग करते हैं तो कभी 400 से भाग करते हैं, कभी 4 से भाग करते हैं तो कभी 400 से भाग करते हैं लीप ईयर को पहचानने के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी, तो लीप ईयर को पहचानना सारे बच्चे सीख चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब आप सीखने जा रहे हो बेटा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। लीप ईयर का कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ पूरा। अब हम सीखेंगे टोटल लीप ईयर्स को कैलकुलेट करना, कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलेंडर के यहां लिखो बेटा ईयर्स और यहां लिखो लीप ईयर्स। कैलेंडर के जो पहले 5 साल बीते हैं, इन पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे ये बताओ।
कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, कैलेंडर के पहले 15 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, ये बताओ, जल्दी से बताओ। है हाँ जी, हमारी बर्थडे आएगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आएगी, जुलाई में। जी बेटा, लीप ईयर कितने, पहले 5 साल में कितने लीप ईयर? सर पहले 5 साल में सिर्फ एक लीप ईयर आया था, चौथा वर्ष। पहले 5 साल में सिर्फ एक लीप ईयर आया था, चौथा वर्ष। पहले 10 साल में 2 लीप ईयर आए थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। पहले 15 साल में 3 लीप ईयर आए थे, पहला वर्ष, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष और 12वां वर्ष। चौथा, 8वां और 12वां, चौथा, 8वां और 12वां। तो पहले 15 साल में कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर। बेसिकली लीप ईयर निकालते कैसे हैं, लीप ईयर निकालते हैं 4 से भाग करके। 4 से भाग देने पर जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर आएंगे। भाई जितनी बार 4 से भाग जाएगा, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर आएंगे, है ना। जैसे आप बताओ, पहले 25 साल में, कैलेंडर के जो पहले 25 साल थे, उन पहले 25 साल में कितने लीप ईयर आए थे? कैलेंडर के जो पहले 50 साल थे, उन 50 साल में कितने लीप ईयर आए थे? मैं बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कि ये कैलेंडर के पहले 5 साल और पहले 10 साल और पहले 15 साल, मैं एक कारण है जिसके चक्कर में ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था तो ये कैलेंडर के पहले 5 साल है, पहले 10 साल, पहले 15, पहले 25, पहले 50। समझ रहे हो? हाँ जी। तो बेटा 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर। 4 छिंग 24, कितने लीप ईयर? 6 लीप ईयर। 12 चौक 48, कितने लीप ईयर? 12 लीप ईयर, है ना। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं बार बार कि ये कैलेंडर के पहले 5 साल की बात कर रहे हैं, पहले 10 साल की। बेटा कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने लीप ईयर हो सकते हैं, तो आपका आंसर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखो, ये बताओ बाबू कि 2003 से 2013 के बीच में कुल कितने लीप ईयर होंगे? फिर आप ये बताओ बाबू, 2005 से 2015 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? फिर आप ये बताओ, 1997 से 2003 के बीच, 1997 से 2007 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट कर, सॉरी 1900 नहीं, 1897 से 1907 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? चलो, तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे? वो इसलिए पूछा, यहां भी 10 साल का अंतर है ना, यहां भी 10 साल का अंतर है, यहां भी 10 साल का अंतर है, और यहां भी 10 साल का अंतर है ना। लेकिन यहां पर लीप ईयर अलग है, यहां पर लीप ईयर अलग है, और यहां पे लीप ईयर अलग है। देखो कैलेंडर के पहले 10 साल में, पहले 10 साल में 2 लीप ईयर, नो डाउट। कौन कौन से लीप ईयर हैं? ये 2, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। लेकिन आपसे पूछू कैलेंडर के पर्टिकुलर कोई ईयर गिवन हो, और फिर आपसे पूछा जाए अब बताओ 10 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो जब पर्टिकुलर ईयर गिवन होगा तो वहां पर जो आप काउंटिंग करोगे वो बेसिक काउंटिंग करोगे, बेसिक, है ना। यहाँ पे जो आपकी काउंटिंग होगी वो बेसिक होगी। कैसे होगी? कैसे होगी बेसिक काउंटिंग? आप इंडिविजुअल ईयर से काउंटिंग करो। बाबू देखो, 2003 एक लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद पहला जो लीप ईयर है वो 2004 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो 2004 के बाद आएगा 2008, 2008 के बाद आएगा 2012। तो 2003 से लेके 2012 तक, 2003 से लेके 2012 तक कुल कितने लीप ईयर है? 2003 से लेके 2012 तक कुल कितने लीप ईयर हैं, ये बताओ। कुल कितने लीप ईयर है 2003 से लेके 2012 तक? कुल कितने लीप ईयर है? हाँ जी भाई, 2003 तो लीप ईयर नहीं है, 2003 लीप ईयर नहीं है। 3 के बाद 2004 आएगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो 2004, 2008, 2012। तो बेटा कितने लीप ईयर हैं? 3 लीप ईयर हैं। अब यहाँ देखो बेटा, 5 और 15 में 10 साल का अंतर है। 5 लीप ईयर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2008 है। अब हर 4 साल बाद आएगा 2008, 2012, 2016 बेटा बाहर।
तो बेटा कितने लीप ईयर हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर है। 1897 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, और फिर आएगा 1908 इससे बाहर। तो 1897 1907 के बीच में कितने लीप ईयर है? 1 लीप ईयर है। देयर इज ओनली 1 लीप ईयर। तो कहने का मतलब है कि यहां भी 10 साल का अंतर है, यहां भी 10 साल का अंतर है, यहां भी 10 साल का अंतर है, लेकिन यहां पे 1 लीप ईयर है, यहां पे 2 लीप ईयर है, यहां पे 3 लीप ईयर है। तो क्या हम 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहने का मतलब है अगर कोई पर्टिकुलर 2 वर्ष दिए गए हैं और उनके बीच में अगर आपको लीप ईयर कैलकुलेट करने हैं, तब वहां पर हम बेसिक काउंटिंग करते हैं, बेसिक काउंटिंग, इंडिविजुअल काउंटिंग। लेकिन अगर कैलेंडर के पहले 10 काउंटिंग नहीं समझ आई तुम्हें, चलो मैं आपको बताता हूं काउंटिंग कैसे करनी है। बेटा 3 और 13 में छोटा वर्ष क्या है? 3। 3 के बाद ही तो 13 पे पहुंचोगे। तो क्या 2003 एक लीप ईयर है? सोचो, 3 लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए 4 या 400 से भाग जाना चाहिए। तो बेटा 2003 लीप ईयर नहीं है। 3 के बाद क्या आएगा? 2004। सर 2004 लीप ईयर है, और हमें पता है फिर अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। तो 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 2016, लेकिन 2016 बेटा 13 के बाद आएगा। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ ये 3 लीप ईयर आएंगे। ठीक है? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर कैलेंडर के पहले 10 साल में पूछे तो 2 लीप ईयर, पहले 15 साल में पूछे 3 लीप ईयर, पहले 25 में पूछे 4, पहले 50 में पूछे 12, लेकिन पर्टिकुलर ईयर गिवन हो तो इंडिविजुअल काउंटिंग करोगे। अब आप एक क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी लीप ईयर्स, इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन, हाउ मेनी लीप ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स, how many leap years are in a century? How many leap years are in a century? In a century. एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? हाउ मेनी लीप ईयर आर इन अ सेंचुरी? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? हाँ जी। अब एक शताब्दी का मतलब कैलेंडर के पहले 100 साल, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेटा ये कैलेंडर के पहले 100 साल की बात कर रहा है। पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए हैं, है ना? पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए हैं? तो जैसा ये हमें पता है 4 से भाग देंगे, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर आएंगे। 4 से जब भाग दोगे 100 को तो भाग जाएगा 25 बार। तो बेटा कैलेंडर की पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर आने चाहिए? 25 लीप ईयर आने चाहिए। लेकिन चाहने से क्या होता है? कुछ होता है चाहने से? कुछ नहीं होता। तो बाबू पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर आने चाहिए। कौन कौन से? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, 92, 96 और 100। जब आप काउंट करोगे ना तो ये पूरे 100 हैं। 1 2 3 4 5 23 24 25, ये टोटल 25 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? ये टोटल 25 लीप ईयर है ना? हाँ जी, काउंट कर लो, ये टोटल 25 लीप ईयर है। लेकिन एक कंसेप्ट हमें पता है, एक अप्रोच हमें पता है। क्या वो अप्रोच है? हमें एक अप्रोच ये पता है कि जो कैलेंडर की आखिरी वर्ष है, जो कैलेंडर की 100वीं वर्ष है, ये कैलेंडर की पहली शताब्दी वर्ष है। और ये शताब्दी वर्ष बेटा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन इन 25 लीप ईयर में ये जो 100वीं वर्ष है वो जुड़ चुकी है। बट एक्चुअल में 100वीं वर्ष एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो पहली शताब्दी वर्ष है। तो इसीलिए हमें 25 में से इसको घटाना पड़ेगा। तो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में जो लीप ईयर आए हैं वो 24 लीप ईयर है, ना कि 25। अब आगे से याद रखना, एक शताब्दी में 24 लीप ईयर होते हैं। लेकिन अगर मान लो वो शताब्दी 1905 से लेके 2005 की 20 की बात है, अगर ये 100 वर्ष का डिफरेंस है, तो बेटा इन 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे?
और अगर मान लो ये 100 वर्ष का डिफरेंस है, तो इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे ये बताओ, है? ये वाले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और ये वाले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो बाबू इन 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। क्यों? क्योंकि 1805 से 1905 जो शताब्दी है वो 1900 है, और 1900 लीप ईयर नहीं है। लेकिन इन 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? इन 100 साल में 25 ही लीप ईयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में शताब्दी आएगी वो 2000 है, और 2000 एक लीप ईयर है। तो यहाँ तो 25 लीप ईयर है 100 वर्ष के डिफरेंस में, लेकिन यहाँ 100 वर्ष के डिफरेंस में 24 लीप ईयर है। बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एक शताब्दी में कितने लीप ईयर है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो शताब्दी है ये कैलेंडर की पहली शताब्दी की बात हो रही है। जब हमें कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये कैलेंडर की पहली शताब्दी है। तो पहली शताब्दी में बेटा 25 नहीं 24 होंगे, क्योंकि जो 100वां वर्ष है, जो पहली शताब्दी है, वो लीप ईयर नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसके लीप ईयर होने के लिए इसमें 400 से भाग जाना जरूरी है, 400 से भाग जाना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप ये बताओ कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? और कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? आप 4 से भाग दो। 4 से कितनी बार भाग जाएगा सर? 4 से 50 बार भाग जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितने लीप ईयर होने चाहिए? 50 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन लेकिन यहां पर जो 100वीं वर्ष है और जो 200वीं वर्ष है ना, जो 100वीं वर्ष है, जो 200वीं वर्ष है, ये कैलेंडर की पहली 2 शताब्दी है। और ये दोनों में से कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि किसी में भी किससे भाग नहीं जा रहा सर? 400 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए? टोटल लीप ईयर हो गए 48, है ना सर? 400 में 300 में 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 75 बार भाग जाएगा। लेकिन 300 वर्ष तक पहली 3 शताब्दी ऐसी हैं जो लीप ईयर नहीं है। पहली 3 शताब्दी ऐसी हैं जो लीप ईयर नहीं है, तो -3 कर दो। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 72। और अगर मैं 400 में बेटा 4 से भाग करूं तो 4 से भाग जाएगा 100 बार, तो मेरे 100 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 400 वर्ष तक पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी। लेकिन इस बार जो चौथी शताब्दी है, 400वीं वर्ष, वो लीप ईयर है। इसीलिए अभी भी माइनस कितने होंगे? माइनस अभी भी 3 ही होंगे, 4 नहीं होंगे, है ना? तो कितने लीप ईयर आएंगे? 97 लीप ईयर आएंगे, 97। कितने लीप ईयर आएंगे? 97।
हाँ जी, 1904 तो नहीं, फिर 25 कैसे? मतलब 1904 तो नहीं, फिर 25 कैसे? अरे 1895 से 1905, कौन सा 1904 तो नहीं, 25 कैसे, क्या पूछ रहे हो तुम? अरे 1905 से लेके 2005 के बीच में जो शताब्दी आएगी वो आएगी 2000, और वो 2000 लीप ईयर है, इसीलिए यहां पर कितने हैं, 25 हैं बाबू। हाँ जी, चलिए। 400 में 97 लीप ईयर इसलिए है, 4 से भाग दो तो कितने लीप ईयर आने चाहिए, 100 लीप ईयर आने चाहिए। लेकिन 100 लीप ईयर है नहीं, क्यों? क्योंकि पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी ये लीप ईयर नहीं है, जबकि 100 में ये तीन काउंट हो रही हैं, तो इसीलिए हमें 100 में से इन तीन को घटाना पड़ेगा। तो जो लीप ईयर बनेंगे वो 97 बनेंगे, क्योंकि अब जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है ना, वो लीप ईयर है। समझ रहे हो, इस रीजन से। तो अब आप एक काम करो, एक तरफ लिखो ईयर्स और एक तरफ लिखो लीप ईयर्स। ठीक, आप लिखो पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर है, कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर है, कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर है। इसके बाद आप एक और चीज लिखिए कि कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है, फर्स्ट सेंचुरी, उसमें कितने लीप ईयर है। जो कैलेंडर की दूसरी शताब्दी है, सेकंड सेंचुरी, उसमें कितने लीप ईयर है। जो कैलेंडर की तीसरी शताब्दी है, थर्ड सेंचुरी, उसमें कितने लीप ईयर है, उसमें कितने लीप ईयर है। और जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी है, फोर्थ सेंचुरी, उसमें कितने लीप ईयर है। जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी है, फोर्थ सेंचुरी, उसमें कितने लीप ईयर है। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने काउंट किया, पहले 100 वर्ष में 24 निकले 25 की जगह, फिर 50 की जगह 48 निकले, 75 की जगह 72 निकले, और 100 की जगह कितने निकले, 100 की जगह निकले 97। 24, 48, 72, 97। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर की पहली शताब्दी यानी कि 1 से लेके 100 वर्ष तक, जी कैलेंडर की पहली शताब्दी है, इसमें कितने हैं, इसमें 24 ही है, 25 नहीं है बेटा। जो कैलेंडर की दूसरी शताब्दी है, 101 से लेके 200 वर्ष तक, इसमें कितने लीप ईयर हैं, सर इसमें भी 24 ही लीप ईयर है, 25 नहीं है कैलेंडर की दूसरी शताब्दी में, है ना। कैलेंडर की जो तीसरी शताब्दी है वो 201 से शुरू होगी और 300 तक चलेगी, है ना। 201 से शुरू होगी, 300 तक चलेगी, इसमें भी 24 ही लीप ईयर है, 25 नहीं है। इसमें भी 24 ही है, 25 ही नहीं है। लेकिन जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी है बेटा, ये 301 से शुरू होगी और 400 तक पहुंचेगी। 301 से शुरू होगी, 400 तक पहुंचेगी। तो जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी है उसमें टोटल 25 लीप ईयर है, क्योंकि 400वीं वर्ष एक लीप ईयर है। तो फाइनली लीप ईयर का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप लीप ईयर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि कौन से वर्ष लीप ईयर होते हैं, कौन से वर्ष लीप ईयर नहीं होते, है ना। आपको ये भी पता चल चुका है कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, है ना। किस शताब्दी में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से पता चल चुकी है ना। 21वीं शताब्दी तो चल रही है ना बेटा। 21वीं शताब्दी जो शुरू हुई है वो 2001 से शुरू हुई है और 2100 पे जाके खत्म होगी। यह है 21वीं शताब्दी। और हमारा जो वर्ष है 21वीं शताब्दी, हमारा जो वर्ष है 2023, वो 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष ही तो है। और 2023 इन दोनों के बीच में ही तो आता है। 2023 इन दोनों के बीच में ही तो आता है, 2001 और से 2100 तक। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, लीप ईयर का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर में एक कंसेप्ट और है बेटा, जो इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। और जब आप उस कंसेप्ट को सीख जाओगे तो दुनिया भर के सारे क्वेश्चन बना दोगे, कोई कोड वोड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, हर प्रकार के। और ये बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ऑड डेज, और कभी कभी एग्जाम में सीधा ऑड डेज के बारे में ही पूछ लेते हैं कि बताओ ऑड डेज कितने हैं, विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन होते क्या है, व्हाट आर द ऑड डेज, व्हाट आर द ऑड डेज। आप जानते हो कि कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। अच्छा, आपको पता है जब हमारा कैलेंडर बना था
तो व्हाट वाज द फर्स्ट डे, पहला दिन क्या था कैलेंडर का, सबसे पहला दिन। हमारा जो कैलेंडर है ना, हमारा जो कैलेंडर है 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 001 से शुरू हुआ। और उस दिन पता है क्या था, कैलेंडर का सबसे जो पहला दिन था वो मंडे था। 1 जनवरी 1 AD को, 1 जनवरी 1 AD को, है ना, क्या था, मंडे था। एक जनवरी, हाँ जी, 1 जनवरी 1 AD। एक जनवरी 1 AD को क्या था, कैलेंडर सबसे पहले बेटा मंडे से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 जनवरी 1, 1 जनवरी 1 AD। अच्छा, आपको पता है कि एडी और बीसी का मतलब क्या है, एडी और बीसी का मतलब क्या है, एक बच्चे ने पूछा भी, ये एडी और बीसी होता क्या है। आपने आपने सुना होगा, जैसे मैंने लिखा 500 एडी और मैंने लिखा 500 बीसी, इसका मतलब क्या है। आपने ये सुना होगा 500 ईस्वी, हिंदी में सुना होगा 500 ईस्वी, और ये लिखा होगा 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। बीसी को बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व, एडी को हिंदी में बोलते हैं ईसवी। तो बेसिकली जो एडी है, एडी पता है क्या है, एडी वही है जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 1 AD का मतलब 1 जनवरी 2001, तो एडी हमारे वर्ष ही है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनाई, ठीक है, हाँ जी, एनो डोमिनाई। एनो डोमिनाई का मतलब 1 जनवरी 1 AD का मतलब पता है कि ईसा मसीह, जीसस, है ना, जो जीसस थे, जो ईसा मसीह से, हमारे जीसस, है ना, हमारे नहीं, जो भी मतलब जीसस में बिलीव करते हैं, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ईसा मसीह के बारे में। तो जो ईसा मसीह का बर्थडे था, जो ईसा मसीह का बर्थडे था वो था 1 जनवरी 1 AD को, है ना, 1 जनवरी 1 AD को ईसा मसीह का बर्थडे था। समझ रहे हो, हाँ जी। इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, एडी को हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, कॉमन एरा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन एरा भी बोल देते हैं, कॉमन एरा। और इसको हम बोल देते हैं सीई, और इसको हम बोल देते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा यानी कि बीसीई। ये कॉमन एरा है, ये बिफोर कॉमन एरा है, ये सीई और ये बीसी, बीसीई। तो है ना, इस बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इस बीसी का मतलब क्या है, इस बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, इस बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। एडी मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, हाँ जी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, सही बात है। मतलब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, वहां से ईसा मसीह का साम्राज्य चालू हो चुका है ना, वहां से ईसा मसीह का जो साम्राज्य है वो चालू हो चुका है, ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, तो वहीं से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखा होता है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी है, और ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी है। तो जब हम बोलते हैं ना 500 बीसी, है ना, 500 ईसा पूर्व, यानी कि जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 जनवरी 1 AD को, उससे ये 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे ये 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 500 ईस्वी 500 AD का मतलब कि ये बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद की, है ना। तो ये ईसा मसीह से रिलेटेड है एडी और बीसी, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं कैलेंडर वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एडी है जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, एनो डोमिनाई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, हाँ,
टाइम का पता नहीं चलता कि कब टाइम निकल जाता है। हाँ, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता है ना अपनों के साथ, लेकिन अपनों का जरूर पता चल जाता है वक्त के साथ। हाँ जी। तो वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, ये बर्थडे बेटा 25 दिसंबर को ही है। देखो, ये बर्थडे की डेट नहीं है, ये 500 ईस्वी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद की घटना, है ना। 500 ईस्वी का मतलब है ये ईसा मसीह का जन्म है, तो इसके बाद से एडी चलेगा और इसके बाद से बीसी चलेगा। समझ रहे हो? यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म से पहले 1 जनवरी, एक ईसा मसीह का 25 दिसंबर कुछ लोग मानते हैं, मतलब कुछ नहीं, दुनिया मानती है 25 दिसंबर, तो वो 25 दिसंबर ही है। लेकिन उसके बाद, ठीक है, दिसंबर के बाद ही तो 1 जनवरी आ गया। 1 जनवरी, और वो हमने पहला वर्ष मान लिया। मतलब ईसा मसीह का जन्म मान लो 25 दिसंबर को हुआ, उसके बाद 1 जनवरी, और उसके बाद जो वर्ष लगा उसको हमने पहला वर्ष मान लिया कि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का पहला वर्ष है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का पहला वर्ष है और तारीख है 1 जनवरी। तो हम बोलेंगे 1 जनवरी 1 AD। समझ रहे हो? यानी कि जब ईसा मसीह पैदा हुए उसके बाद का पहला वर्ष था ये 1 जनवरी 1 AD। ये है इसका मीनिंग एक्चुअल में। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो ईसवी और ईसा पूर्व, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ये सब आपको पता चल गए। इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म। तो मैं कहा था, हाँ मैं यहां था कि कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, व्हाट वाज द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर हमारा किस दिन से शुरू हुआ? भाई कोई ना कोई दिन तो होगा कैलेंडर का सबसे पहला दिन। सर, जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था ना, पता है क्या था? वो मंडे था। मंडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, है ना। कोडिंग डिकोडिंग को दोबारा देखो, दोबारा क्लास देखो, पहली क्लास देखो, दूसरी देखो। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत जरूरी है पहले अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास देखना, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग देखना, है ना। हाँ जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक एक तारीख को क्या था? 1 तारीख को मंडे था। मतलब पहला जो दिन था कैलेंडर का, सबसे पहला दिन, डेट वॉज मंडे, है ना। दूसरा दिन बेटा कैलेंडर का क्या था? दूसरा दिन ट्यूसडे था। तीसरा दिन कैलेंडर का क्या था? तीसरा दिन वेंसडे था। चौथा दिन कैलेंडर का क्या था? चौथा दिन थर्सडे था। पांचवा दिन कैलेंडर का क्या था? पांचवा दिन फ्राइडे था। छठा दिन कैलेंडर का क्या था? छठा दिन था सर कैलेंडर का सैटरडे। और जो सातवां दिन था कैलेंडर का, वो संडे था। अच्छा, इसके बाद जो कैलेंडर का आठवां दिन था वो फिर से मंडे था। तो कहने का मतलब है कैलेंडर में पहले 7 दिन बीते और यही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे। जो कैलेंडर के पहले 7 दिन थे वही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे, रिपीट होने लगे, रिपीट होने लगे। यानी कि कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बन गई। कैलेंडर में क्या बन गई? 7 दिन की साइकिल बन गई। इसीलिए हम क्या करने लगे? ऑड डेज कैलकुलेट करने लगे। यानी कि 7 से भाग देने पर क्या निकालने लगे? शेषफल। तो बेटा 7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है,
7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वही क्या कहलाता है, वही ऑड डेज कहलाता है। जो भी रिमाइंडर बचेगा 7 से भाग देने पर वही हमारा क्या कहलाएगा, वही ऑड डेज कहलाएगा। क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल बन जाती है, 7 दिन की साइकिल। कैलेंडर में कितने दिन की साइकिल बन जाती है, 7 दिन की साइकिल बन जाती है। समझ रहे हो। अच्छा, एक चीज आपको पता चली, जो कैलेंडर का पहला दिन था वही कैलेंडर का 8वां दिन था। जो कैलेंडर का पहला दिन था वही कैलेंडर का 8वां दिन था। क्यों? वही कैलेंडर का 15वां दिन था। क्यों? क्योंकि 8 और 1 में कितने दिन का अंतर है, 7 दिन का अंतर है। 7 का मतलब 0 ऑड डेज, यानी कि वही दिन हमारा रिपीट हो गया, है ना। वही दिन हमारा रिपीट हो गया। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो ऑड डेज क्या होते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7। 7 से भाग देके जो भी शेषफल बचेगा वही हमारे ऑड डेज होते हैं, वही हमारे विषम दिन होते हैं, वही हमारे विषम दिन होगी। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग दो और बताओ क्या क्या ऑड डेज आपके बचेंगे, क्या क्या ऑड डेज आपके बचेंगे। जैसे 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं, 15 दिन में कितने ऑड डेज हैं, 28 में कितने हैं, 29 में कितने हैं, 30 में कितने हैं, 31 में कितने हैं। हाँ जी। 50 वीक्स में कितने ऑड डेज हैं, 50 वीक्स में। 365 दिन में कितने ऑड डेज हैं, 365 दिन में। 366 दिन में कितने ऑड डेज हैं, है ना। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे ऑड डेज। जी सर, ऑड डेज का कंसेप्ट बड़ा आसान है। 7 से भाग देने पर जो भी मेरा शेषफल बचेगा वही मेरे ऑड डेज है ना। 2 दिन में छुट्टी में 5 क्लासेस रिवीजन कर ली, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो, क्या शेषफल हमारा बचता है। 7 एकम 7 कितना बचा, 7 एकम 7 कितना बचा, 3। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 0। 7 चौक 28 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 2। 7 चौक 28 कितना बचा, 3। अच्छा बेटा, वीक में 7 से भाग दो। सर मैं अगर वीक में 7 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। वीक में अगर 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना। 365 में 7 से भाग दो, 365 में। अच्छा, वीक में 7 से भाग देने पे 0 क्यों बचेगा, सर वीक होता है 7 का मल्टीपल। तो यहाँ पर जो टोटल डेज होंगे वो होंगे 50 इंटू 7, यानी कि 350 दिन। कितने दिन होंगे, 350 दिन। और जब 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो बेटा कितने भी वीक्स हो, वीक में ऑड डेज की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। 365 में 7 से भाग दोगे कितना बचेगा, एक। 366 में 7 से भाग दोगे कितना बचेगा, 2। तो बेटा ये क्या है, ये 28, 29, 30, 31, दीज आर मंथ्स। तो बेटा मंथ्स की ऑड डेज आपको पता चल गए, किस महीने के ऑड डेज कितने होते हैं। भाई अगर 28 तारीख का महीना है तो 0 ऑड डे, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3। अच्छा, सप्ताह में जो ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं। 365 क्या है, एक साधारण वर्ष है, इन अ नॉर्मल ईयर। और ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के ऑड डे 1 होंगे, लीप ईयर के ऑड डे 2 होंगे, और मंथ के ऑड डेज हम ऐसे निकाल सकते हैं। और वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होंगे, वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होंगे। अब हमने ऑड डेज तो सीख लिए कि टोटल डेज में 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, ऑड डेज होता है। अब इन ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज किया है हमारे जीवन में, हमारे क्वेश्चंस में, है ना। हमारी लाइफ में इन ऑड डेज का यूज किया है, हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस में इन ऑड डेज का यूज किया है। तो इनका यूज करना मैं आपको कल सिखाऊंगा कि हमारे जीवन में, है ना। हाँ जी, हमारी लाइफ में इन ऑड डेज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बेटा 365 में 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, बचा 1। 7 दूनी 14, बचा 1। फाइनली 1 बचेगा। समझ रहे हो।
तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करेंगे, बाकी इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।